Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss a model answer for the Rime of the Ancient Mariner, and it is the longest major poem written by S.T. College. And S.T. College is one of the romantic poets. तो आज के इस वीडियो में हम एक मॉडल आंसर देखेंगे द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर के लिए एज ए थीम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एज ए थीम तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। इस आंसर को लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं कैसे इस आंसर को लिखना है। Among the poets of the 19th century, Coleridge was the most fragmentary and unsystematic. तो 19th सेंचुरी का एक ग्रुप था पोइट्स का जिसको हम रोमांटिक पोइट्स के नाम से जानते हैं। उनमें से एस.टी. कॉलेज भी है। तो ये उनमें से सबसे अनसिस्टमेटिक और फ्रेगमेंट्री हैं। और क्यों इनको अनसिस्टमेटिक और फ्रेगमेंट्री कहा गया है हम आगे क्लियर हो जाएंगे। ऑफ हिज three important poems on which his fame traditionally rests, only the rhyme of the ancient mariner is complete. तो उनकी जो थ्री इम्पोर्टेंट पोएम्स है जिनके वजह से एस.टी. कॉलेज फेमस है, जो कि द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर है, क्रिस्टाबेल और कुबला खान है। तो उनमें से सिर्फ द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर ही कंप्लीट है। बाकी के जो दो पोएम है क्रिस्टाबेल एंड कुबला खान आर मेयरली फ्रेगमेंट्री। तो ये जो है फ्रेगमेंट्री है, कंप्लीट नहीं है, इसलिए इनको फ्रेगमेंट्री भी कहा जाता है। इन हिज थ्री इम्पोर्टेंट पोएम्स देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रोमांस enveloped in mystery and the marvel of unknown and untraveled region। तो उनकी जो थ्री पोएम्स है जिनके लिए कॉलेज फेमस है, उन पोएम्स में एक ऐसा रोमांस का एलिमेंट देखने को मिलेगा जो अननोन और अनट्रेवल्ड रीजन के रहस्यों से भरा हुआ है, इन्वॉल्व्ड है। नेचर इज डिपिक्टेड इन इट्स मिरियाड फॉर्म्स। तो उनकी पोएम्स में नेचर को कई तरीक़ों से शो किया गया है, दर्शाया गया है। मिरियाड फॉर्म से मतलब होता है अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे कि फेमिलियर एंड कंफर्टिंग। तो नेचर को ये जो है फेमिलियर भी दिखाते हैं, कंफर्टिंग भी दिखाते हैं, टेंडर एंड सूथिंग, चीयरफुल एंड जुबिलेंट, वियर्ड एंड हॉरिफाइड, डेजुलेट एंड मॉर्नफुल, टुमल्चुअस एंड परटर्बिंग। तो अलग अलग फॉर्म्स में एस.टी. कॉलेज ने नेचर को दिखाया है अपने पोम्स में। कभी कभी नेचर को वो अजीब और भयानक दिखाते हैं, कभी कभी अकेला उदास दिखाते हैं, तो कभी कभी विनाशकारी भी दिखाते हैं, कभी कभी शांत दिखाते हैं। तो वो अपने पोम्स में नेचर को हर फॉर्म में दिखाने की कोशिश किए हैं। अब देख लेते हैं अदर जो रोमांटिक पोएट्स हैं वो कैसे नेचर को प्रेजेंट करते हैं। जो ऊपर हम लोग पढ़े थे ना अनसिस्टमेटिक, तो वो सबसे अलग कैसे हैं उसके बारे में आगे देखते हैं। अदर रोमांटिक पोएट्स जो पोएट्स हैं जैसे कि वर्ड्सवर्थ, बायरन, शेली, कीट्स एंड अदर विव अ वेव ऑफ रोमांस फ्रॉम देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो जो अदर रोमांटिक पोएट्स हैं वो जो हैं रोमांस का जो जाल बुनते हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बुनते हैं। बट जो कॉलेज है, कॉलेज सीज इट एमंग द वंडर्स ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो ये जो है रोमांस किस में देखते हैं, एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है उसमें वो देखते हैं और उसको लिंक करते हैं, लिंक्स देम टू द सटल्टीज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड प्रेजेंट्स देम इन ए स्टोरी रिच इन ड्रामेटिक सिचुएशन एंड साइकोलॉजिकल ट्रूथ विथ अ डेलिकेट सेंस ऑफ मोरालिटी। तो उसको ह्यूमन माइंड से, ह्यूमन साइकोलॉजी से उसको लिंक करते हैं और उसको स्टोरी में बनाकर प्रेजेंट करते हैं और उसमें एक सेंस भी डालते हैं जो मॉरलिटी, जो हमें मोरल सिखाता है, जो हमें मोरल देता है। The most fascinating and charming thing that critics find in the rhyme of the ancient mariner is called is brilliant usage of supernaturalism। सुपरनेचुरल एलिमेंट जो है एस.टी. कॉलेज ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पोएम में प्रेजेंट किया है और यही जो एलिमेंट है वो क्रिटिक्स को लुभाता है और क्रिटिक्स ने इस पर गौर फरमाया है और कि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सुपरनेचुरल एलिमेंट को एस.टी. कॉलेज ने प्रेजेंट किया है। इन द पोएम देयर आर अ फैंटम शिप्स। तो इसमें क्या क्या पोएम्स में सुपरनेचुरल एलिमेंट है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको एक फैंटम शिप देखने को मिलेगा विथ इट्स क्रू, और उसमें बहुत सारे लोग हैं, क्रू हैं। ऑफ डेथ एंड लाइफ इन डेथ, तो ये अलग कैरेक्टर है, डेथ और लाइफ इन डेथ जो सुपरनेचुरल कैरेक्टर है। द पोलर स्प्लिट, सीकिंग द वेंजियांस फॉर द मर्डर ऑफ एल्बर्ट्रस, और उस पर एक आपको पोलर स्पिरिट दिखाई देता है और जो कि एल्बर्ट्रस का मर्डर का बदला लेने के लिए वो शिप का पीछा करता है। द टू सुपरनेचुरल वॉइसेस रिप्रेजेंटिंग जस्टिस एंड मर्सी, और उसमें आपको दो आवाज़ें सुनाई देंगी जो कि
जस्टिस और मर्सी को रिप्रेजेंट करेंगी। ट्रूप ऑफ द सेलेसियल स्पिरिट्स एनिमेटिंग द डेड क्रू मेंबर्स, और एक स्पिरिट होता है जो डेड क्रू मेंबर है उनको फिर से जिंदा भी कर देता है। द होल एटमोसफेयर ऑफ दिस लॉन्ग पोएम इज चार्ज्ड विथ अ सेंस ऑफ हाइटेंड मिस्ट्री, और इस पोएम में, पूरे पोएम में आपको एक मिस्ट्री से भरा हुआ दिखाई देगा। Coleridge has used supernatural as a means of instilling into our mind the truth of Hamlet's cry. तो कॉलेज ने सुपरनेचुरल को एज ए मीन्स एज ए मीन्स यूज किया है हमारे दिमाग में एक बात को बैठाने के लिए, जो कि हेमलेट शेक्सपियर का एक कैरेक्टर है और उसमें एक वो बहुत ही अच्छा लाइन बोलता है। उसी फिलॉसफी को वो सेट करने के लिए यहाँ पे सुपरनेचुरल एलिमेंट का एस टी कॉलेज ने यूज किया है। अब देख लेते हैं हेमलेट ने क्या बोला था। एक शेक्सपियर का प्ले है हेमलेट और खुद उसमें कैरेक्टर भी है हेमलेट। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो दैन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी। तो वो कहता है कि इस धरती पे ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो हम फिलॉसफी में बातें करते हैं। तो उसी चीज़ को उन्होंने एस.टी. कॉलेज ने अपने पोएम में यूज बताने की कोशिश किया है इन सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के द्वारा। आगे देखते हैं। द मैरिनर एंड द एल्बेट्रस आर द सेंटर ऑफ दिस पोएम। तो इस पोएम में एक मैरिनर नाम का कैरेक्टर है और एल्बेट्रस जो कि एक बर्ड है वो इस पोएम का सेंटर है। द एल्बेट्रस इज ए सिंबल ऑफ ब्यूटी। तो एल्बेट्रस किस चीज़ का सिंबल है? ब्यूटी का है, इनोसेंस, ब्लेसिंग्स, गुड लक एंड फ्रेंडशिप। तो इनका वो सिंबल है एल्बेट्रस। इट रीस्टोर्स द कनेक्टिविटी ऑफ द शिप्स एंड इट्स क्रू मेंबर विद द वर्ल्ड विच वॉज लॉस्ट टू देम बाई ड्रिफ्टिंग अवे। तो क्या होता है, शिप का जो है कनेक्शन दुनिया से ख़त्म होने लगता है, वो गुम हो जाते हैं। जो एल्बर्ट्रस है वो उसको जोड़ने की कोशिश करता है दुनिया से। बट द रेकलेस एक्ट बाय द मैरिनर ट्रांसफॉर्म्स अ फ्रेंड इनटू अ फो। बट उसका जो मैरिनर जो कैरेक्टर है वो एल्बर्ट्रस को मार देता है, बिना सोच समझ के वो मार देता है। तो वो एक दोस्त की तरह काम कर रहा था और उसका मार डालना क्या करता है, फ्रेंड को एज ए फो, दुश्मन में तब्दील कर देता है। अ ब्लेसिंग इनटू अ कर्स, जो कि उन लोगों के लिए एक ब्लेसिंग था वो कर्स बन जाता है। एंड एक्सपर्ट इनटू ए पैंक्स ऑफ रिमोर्स, और जो अब क्या होता है उनके सारे दुख दर्द का जो प्रॉब्लम्स का वो वजह बन जाता है। द शिप इज कॉट इन अ साइलेंट विंडलेस एंड रनलेस जोन, और क्या होता है जो उनका शिप है वो फंस जाता है एक ऐसे एकांत जगह में जहाँ पे न बारिश होता है, न हवा चलती है, न पानी है। तो उसी में उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि मैरिनर बोलता है, वाटर एवरीवेयर and all the boat did sing, water everywhere, nor any drop to drink। तो जो शिप है ऐसे जगह पे फंसा हुआ है जहाँ पे पानी तो चारों तरफ पानी है बट पीने के लिए पानी नहीं, क्योंकि जो पानी था वो सड़ा हुआ था, उसमें से बदबू आ रही थी। द टायर्ड, थर्स्टी एंड डिस्ट्रेस sailors in the ship presents a picture of painted ship on a painted ocean। तो क्या वो शिप चल नहीं रहा, तो ऐसा वो पिक्चर प्रेजेंट करता है जैसे कि किसी समुंदर का, किसी ओशन का पेंटेड है और उसी में उस शिप को भी पेंट किया गया है। यानी एक समुद्र का, एक ऐसा समुद्र में ऐसे शिप को प्रेजेंट किया गया है जिसमें कोई हलचल नहीं है। एज आइडल एज ए पेंटेड शिप अपॉन ए पेंटेड ओशन। तो इस तरीके से उस पिक्चर को प्रेजेंट करता है। अब आगे देखते हैं। Virtues of pity and truthful repentance re-establish the mariner's relationship with the benign God who saves him from the predicament of total loss and wrenches him from the grip of the death। तो क्या होता है, मैरिनर को यह एहसास होता है, पछतावा होता है, रिपेंटेंस होता है कि उसने गलत किया है, और यही पछतावा उसको फिर से कनेक्ट करता है गॉड से, जो गॉड जो है उसको बचाता है टोटल लॉस का यहाँ पे मतलब हो गया डेथ। एंड रेंचेज हिम फ्रॉम द ग्रिप ऑफ डेथ, तो उसको डेथ से, मौत से उसको बचाता है। तो गॉड से फिर से कनेक्ट हो जाता है और रिपेंटेंस, पछतावा, अफसोस होता है, इसी वजह से वो फिर से गॉड से कनेक्ट हो पाता है। द मैरिनर passes थ्रू a trance and a spiritual visitation by God which release him from the state of being transfixed in misery। तो क्या होता है, वो उसके अंदर में स्पिरिचुअल बदलाव आता है जिससे वो क्या होता है, माजरी से वो बाहर निकल पाता है। जो उसको दुख तकलीफ हो रहा था, जो हमेशा के लिए उसमें फंसने वाला था, उससे वो बाहर निकल जाता है। द मैरिनर इमर्जेज अ सोमर एंड विजन, और फिर से क्या होता है, वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। द मैरिनर इज सक्सेसफुल इन कन्वेइंग इफेक्टिवली इज स्पिरिचुअल क्राइसिस टू अस एंड फाइनली वी कम टू नो बिलीव विथ हिम। तो बाद में क्या होता है, वो एक बहुत ही
स्पिरिचुअल शब्द बोलता है, स्पिरिचुअल विचार हम लोग के सामने प्रेजेंट करता है, जो कि मेन थीम है, मेन मैसेज है पोएम का। He prayeth best who loveth best all things both great and small, for the dear God who loveth us he made and loveth all। तो वो बोलता है कि चाहे जो जो बेस्ट प्यार नहीं कर सकता है वो अच्छे से प्रेयर भी नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, छोटा हो बड़ा हो, नेचर का कोई भी चीज़ हो, जो गॉड के द्वारा बनाया गया हो उससे हमको क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, उसका इज्जत करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, तभी हम एक अच्छे प्रेयर बन सकते हैं। और यही मेन मैसेज है इस पोएम का। अब देख लेते हैं। द सेटिंग ऑफ द पोएम्स द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज मिडिल एजेस। और जो इसका सेटिंग जो है मिडिल एजेस को लिया गया, क्योंकि मिडिल एजेस में ही सुपरनेचुरल एलिमेंट का यूज होता था। कॉल्डेज वाज यूजेज आर्केइक वर्ड्स एंड क्रिएट्स द एटमोसफेयर ऑफ दैट एरा। और वो जो आर्केइक वर्ड्स का यूज करता है उसे एज के एटमोसफेयर को क्रिएट करने के लिए। अ पॉपुलर फॉर्म इन मेडियावल टाइम इज बैलेड। तो ये मेडियावल टाइम में जो यूज होता था, बैलेड एक तरह का फॉर्म होता है पोइट्री का, तो एज ए बैलेड ही इस पोएम को लिखा गया है। एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ दैट कॉलेज एम्प्लॉयज इन दिस पोएम। इन दिस पोएम में वो इसी फॉर्म को यूज करता है। तो राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर क्या है, एक बैलेड है। डिस्क्राइबिंग द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर एज ए बैलेड हेनरी बेटेनहाउस सेज। तो इसको एज ए बैलेड के तौर पे एक क्रिटिक हैं, उन्होंने बेटेनहाउस, उन्होंने इसको एक रिमार्क दिया है। इट हैज़ एवरीथिंग दैट पोएम्स ऑफ इट्स काइंड शुड हैव। तो इस पोएम में सारी चीज़ें हैं जो एक बैलेड के लिए होना चाहिए। अ विविड स्टोरी है, ड्रामेटिक एक्शंस है, वर्बल म्यूजिक है, अ सीनिक सेटिंग, अ यूनिफाइंग एलिमेंट ऑफ फीलिंग, मोरल टोन एंड मिस्ट्री। तो जो भी एक बैलेड के लिए जो एलिमेंट होना चाहिए, वो सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बैलेड्स आर प्रेजेंटेड इन द पोएम। सो द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर इज अ बैलेड। The poem is set in the conversational mode and everyday simple language is used। इस पोएम में जो लैंग्वेज है वो सिंपल है, एवरीडे यूज में आने वाला लैंग्वेज है। सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, सडन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड रैपिड ट्रांजिशन टू न्यू इंसिडेंट, यूज ऑफ आर्केइक वर्ड्स, रिपीटेशन ऑफ फ्रेज, लाइन्स, एलिट्रेशन एंड पर्सनिफिकेशन मेक द पोएम यूनिक। तो इसमें क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी न्यू चीज़ों को, आपको एलिमेंट को देखने को मिलेगा, अचानक से सीन में चेंज हो जाता है। इसमें जो वर्ड्स हैं, रेपिटेशन ऑफ फ्रेज है, लाइन्स है, एलिट्रेशन है, पर्सनिफिकेशन है, ये सारे जो फीचर्स हैं इस पोएम को क्या यूनिक बनाते हैं। द यूज ऑफ पर्सनिफिकेशन इज वेरी स्ट्राइकिंग इन द पोएम। अब इसमें कुछ पर्सनिफिकेशन को हमने कोट किया है। सन इज पर्सनिफाइड, सन को जो है पर्सनिफाइड किया गया है। द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही। तो इस लाइन को अगर लिखते हैं तो आंसर और भी अच्छा बनेगा। अब स्टॉर्म को भी, जो तूफान है उसको भी पर्सनिफिकेशन किया गया है। पर्सनिफिकेशन क्या होता है कि इनएनिमेट जो चीज़ होता है उसको एनिमेट की तरह, यानी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह प्रेजेंट करना क्या कहलाता है, पर्सनिफिकेशन। यानी उसमें ऐसा चीज़ जिसमें जान नहीं हो और उसको ऐसे प्रेजेंट कर देना जैसे वो जिंदा हो, उसके अंदर जान है, तो उसी को पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। तो इसने सन को पर्सनिफाइड किया है, स्टॉर्म को पर्सनिफाइड किया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको दे सकते हैं। एंड द नाउ द स्टॉर्म ब्लास्ट कम एंड ही वाज टिरेनियस एंड स्ट्रॉन्ग। जो स्टॉर्म तो था बहुत ही भयानक था, बहुत ही नुकसान करने वाला था। ही स्ट्रक विथ हिज ओवरटेकिंग विंग्स एंड चेस अस द साउथ अलंग। अब देखिए यहाँ पे उसको विंग्स बोला है कि जो तूफान है उसका विंग्स है, वो क्या है, टिरेनस है, अत्याचारी है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। यहाँ पे ही से कंपेयर किया गया, ही मतलब आदमी, मैन, बट स्टॉर्म तो मैन है नहीं, उसका विंग्स तो है नहीं। तो इस तरीके से स्टॉर्म को प्रेजेंट किया गया है जैसे कि वो कोई जीव, जिंदा जीव है, इसलिए इसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो अब इसको हम कंक्लूड करते हैं। टू कंक्लूड और दस ड्राइंग ऑफ द एंशिएंट मारिनर इज कॉल्ड इज मास्टरपीस। बेशक कॉलेज के मास्टरपीस है, मास्टर पोएम है। दो इट इंट्रोड्यूस एज द रीडर टू ए सुपर नेचुरल रेल्म। तो इसमें आपको सुपर नेचुरल रेल्म को इंट्रोड्यूस करने को मिलता है। विथ ए फैंटम शिप, जो एक फैंटम शिप है, जो भूतिया शिप है, उसमें क्रू मेंबर्स हैं डेड मैन का, पोलर स्पिरिट है, मैजिक ब्रिज। इट नेवर managed to create a sense of absolute reality concerning this manifesto absurdity. All this mechanism of the poems, its meter, rhyme, melody, and perfect, and some of its description of the lonely sea have never seen equal। तो इस तरीके से इसमें जो जो फीचर्स हैं
इस पोएम को बहुत यूनिक बनाते हैं और इसमें जो भी आपका मीटर यूज किया गया है वो परफेक्ट है, मेलोडी जो है परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप इस आंसर को लिखते हैं तो आपको एक अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर इस चाहें तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और ऐसे ही वीडियो अगर चाहते हैं तो हम मेरे साथ में बने रहें। थैंक यू सो वेरी मच।